आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में रियासती कर्नाटका के मारूफ अफसाना निगार और मशहूर मजमून निगार जनाब फयाज कुरैशी साहब की शान को बढ़ाता हुआ एक जलसा तहनीत मुनक्किद किया गया। जी नाजरीन, रजिस्टर्ड महफिल लिटरेरी एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 20 जुलाई 2024 बरोज हफ्ता शाम के वक्त अल-अमीन कमल पोस्ट इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल डॉक्टर मुमताज अहमद खान मेमोरियल हॉल बेंगलोर में कर्नाटका रियासत के मशहूर अफसाना निगार और मजमून निगार जनाब फयाज कुरैशी साहब के एजाज में एक जलसा तहनीत मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत जनाब खाजी जिया साहब ने बेहतरीन अंदाज में फरमाई। और यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब सैयद कदीर नाजिम सरीगरो साबिक चेयरमैन कर्नाटका उर्दू एकेडमी और जनाब मोहम्मद असलम कैलिफोर्निया ने शिरकत फरमाई। इस प्रोग्राम में साबिक प्रोफेसर केरला यूनिवर्सिटी केरला डॉक्टर इकबाल अहमद शहबाज ने अपने बेहतरीन ख्यालात का इजहार किया और इस प्रोग्राम में कन्वीनर रहे नियाजुद्दीन नियाज साहब, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंदाज से निभाई। रजिस्टर्ड इदारा महफिल की जानिब से रियासत कर्नाटका के मशहूर अफसाना निगार और मजमून निगार जनाब फयाज कुरैशी को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में तहनीत पेश की गई। डॉक्टर खाजी जियाउल्लाह, रीजनल डायरेक्टर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने सदारत के फ़राइज़ को अंजाम दिया। डॉक्टर सैयद कदीर नाजिम सरीगरो साबिक चेयरमैन कर्नाटका उर्दू एकेडमी और जनाब मोहम्मद असलम कैलिफोर्निया मेहमानाने खुसूसी के तौर पर यहाँ शरीक रहे। डॉक्टर इकबाल अहमद शहबाज, प्रोफेसर केरला यूनिवर्सिटी और साबिक रुकन कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने जनाब फयाज कुरैशी के फ़न और उनकी शख्सियत पर इजहार ख्याल किया। जलसे का आगाज़ हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र क़िबला की क़िराअत कलाम पाक से हुआ। नियाजुद्दीन नियाज सदर इदारा महफिल ने नात शरीफ पेश की और मुनीर अहमद जामी रुकन कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने यहाँ निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर एक गैर उर्दूदां खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली 9 उम्र लड़की अजीज़ा सुशीला कुमारी ने 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान में उर्दू पर्चे में इम्तियाजी नंबरात के साथ कामयाबी हासिल की है, यानी कि 100 में 93 नंबर हासिल किए हैं। लिहाजा इस लड़की की हौसला अफजाई की खातिर इसे तहनीत पेश की गई और कहा गया कि वो अपनी उर्दू ज़ुबान और अदब से इसी तरह से दिलचस्पी बरकरार रखें। आइए देखते और जानते हैं इस उम्दा जलसा तहनीत की मजीद तफसीलात। फयाज साहब अपने अफसानों में ऐसे मौज़ूआत को उठाया है जो हमारे इर्द गिर्द ही रूनुमा होते हैं और उन्हीं को कलमबंद किया है। इसीलिए उनके किरदार फितरी तौर पर जमीनी सतह पर हमें नजर आते हैं, वो कोई खला में नजर नहीं आते। वो जमीन के शख्स है, जमीन ही की बातें करते हैं। समाज के मुख्तलिफ पहलुओं पर उन्होंने कलम उठाया है। उन्होंने अपने अफसानों में प्लाट को अहमियत दी है, किरदार निगारी को अहमियत दी है। मंजर निगारी तो बिल्कुल नजारत है, क्योंकि उनके समाज के जो हिस्से वो पेश करते हैं वो एकसा सूरत में हमें उनके हर एक अफसाने में करीब करीब नजर आती है। खुसूसन वो बेंगलुरु के वाक़यात को ज्यादा पेश किया है। बेंगलुरु की जिंदगी में जो कुछ भी रोनुमा हो रहे हैं उनको पेश किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा इलाकाई अफसाना निगार बहुत कम नजर आता है। मैं इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता। शुक्रिया। डॉक्टर इकबाल अहमद शहबाज साहब ने कुरैशी साहब का इजमाली तारुफ और उनके फन के ताल्लुक से बात की। उनका पहला मजमुआ कुरैशी साहब का मेरी प्रिंटिंग प्रेस में शाया हुआ था। उसका पहला नाम था मेरा गांव मेरा देश। इत्तेफाक से उस नाम की फिल्म बन गई, तो बाद में कुरैशी साहब ने उसका नाम प्यासा शहर प्यासे लोग उसका नाम रखा। बहरहाल उसके बाद आप मज़ामीन आओ के सामान्य सफ़र ताज़ा करें। उसके बाद ज़ेव बल वगैरह के आप 2-4 मजमूए और आए। अफसानों के साथ आप मज़ामीन भी बहुत खूब लिखते हैं, बिलखुसूस समाज की डूबती रख पर हाथ रखना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। मज़ामीन भी आप बड़े खूब लिखते हैं। मैं
अब्दुल्ला नादिर उमरी से ख्वाहिश करूंगा कि वो हमारे फयाज कुरैशी का खाकी ये खाका पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और हाज़रीन, हमारे मुल्क और रियासत कर्नाटक के मुमताज़ अदीब और अफसाना निगार फयाज कुरैशी साहब के ताल्लुक से मैंने कलमी खाका लिखा आपके सामने पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। चेहरा किताबी, आंखें माहताबी, कुशादा पेशानी, इल्मियत की निशानी, सुतवा नाक, कलम बेबाक, बड़े बड़े कान, खुशबख्ती की दास्तान, सर पर बाल, बुलंद अकबाल, ये है मुमताज साइंसदां, मकबूल पीरो जवां, काबिल अदीब, ज़बानी उर्दू के हबीब, मशहूर कलमकार, मारूफ अफसाना निगार, हामिले जहन इल्मी व तहकीकी, यानी मीर फयाज अली कुरैशी। आप 18 सितंबर 1943 को पैदा हुए, शहर बेंगलुरु की शादाबी पर शैदा हुए। घर में खुशहाली थी, बचपन की बेख्याली थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, जिंदगी की काया पलटने लगी। कसम पुरसी और बदहाली के शिकार हो गए जब आपके वालिद बीमार हो गए। घर का सारा बार आपके सर पर आन पड़ा था। तालीमी अय्याम में ये वक्त बड़ा कड़ा था। भाइयों के साथ दिन भर कमाने लगे, शाम होती तो इवनिंग कॉलेज में पढ़ने लगे। तालीमी मराहिल तय करते रहे, जिंदगी के सभी चाक सीते रहे। फजले खुदा से राहत मिली, वजारत दिफा में मुलाजमत मिली। लौहो कलम संभाल लिया, खूने दिल में उंगलियां डुबो लिया। कौम की खिदमत का बेड़ा उठाया, मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट कायम किया। साबिक सदर हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ आपने काम किया। ढेर सारी इज्जत और शोहरत अपने नाम किया। अफसाना निगारी पर शेफ्ता हुए, कभी कभी शायरी पर भी फरेफ्ता हुए। मौलाना मीर जाफर अली की रहनुमाई मिली, आपको मंजिल की एक नई राह मिली। रसाइल में छपने लगे, मिलने व माशरती मसाइल पर लिखने लगे। सरकारी स्कूलों की हालत बयान किया, पहली ही तहरीर को एक मुजरिमाना गफलत का उन्वान दिया। आप रोजनामा सालार के मुस्तकिल कलमकार हैं, उर्दू व क़ारीन के पसंदीदा अफसाना निगार हैं। पहला अफसाना रहीम चाचा को सालार ने शाये किया, फिर उसे ऑल इंडिया रेडियो ने सदाबंद किया। उनके अफसानों में मकसदियत और गहराई है, समाज के तई फिक्री तवानाई है। पाकीज़ा अखलाक की महक है, इस्लामी कदरों की झलक है। अपनी तख्लीकात पर इनामात पा चुके हैं, कौमी व रियासती इदारों से एजाज़ात पा चुके हैं। आपने प्यासा शहर, प्यासे लोग का शोक मनाया, सियाह रात में 0 कैंडल बल्ब जलाया। मुस्लिम कौम को एक इल्मी तोहफा दिया, सोई कौम को जाग उठने का नारा दिया। भूले सबक को ताजा किया, बज़बाने इकबाल कुछ यूं कहा, उठ के खुर्शीद का सामाने सफर ताजा करें। उठ के खुर्शीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शामो सहर ताजा करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नादिर, इससे पहले भी जनाब सदील मामून के ताल्लुक से भी ऐसा ही कलमी खाका पेश किया था। तर्ज तहरीर निहायत खूब है। नस्ल में गनायत का एहसास और उसकी कैफियत पैदा करना एक नुदरत है। मैं चाहूँगा जैसा कि शफीक ने कहा कि वो सिलसिले को जारी रखें। बहरहाल अब हमारे दरमियान एक बच्ची जिसने 10th में उर्दू के पर्चे में इम्तियाजी नंबरात के साथ कामयाबी हासिल की है। मेरी मुराद है अजीजा सुशीला कुमारी तीस्त,
मेरा नाम सुशीला कुमारी बिस्ट है। मैं मावली एजुकेशन सोसाइटी स्कूल से पढ़ी हूँ। हमारे अब्बा अम्मा जब वो स्कूल में छोटे थे तो तब तो डलाए थे, तो वहां से तो उर्दू पढ़ना शुरू कर डाले, तो 10th तक भी वो कंटिन्यू पढ़ को बोले मेरे पास। व्यक्ति जो है आज उर्दू में काफी दिलचस्पी रखती है और 93 नंबर इसने हासिल किए। 100 को 93 नंबर हासिल किए बच्चे ने, बहुत बड़ी बात है। और खानदान इनका गैर उर्दूदान है। सबसे बड़ी बात यह है कि गैर उर्दूदान खानदान से ताल्लुक रखती है। और इनके वालिद, और सुनने में आया कि इनकी छोटी बहन भी अब उर्दू ही मजमून लेकर तालीम हासिल कर रही है। अब मैं जनाब फयाज कुरैशी से ख्वाहिश करूँगा, हमारे सबसे पहले मैं कदीर नाजिम साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो स्टेज पर आए। कदीर नाजिम साहब आके बैठे भी न थे और गिरफ्तार हुए। आशा नशीन पर जलवा अफरोज मेहमान खुसूसी अली जनाब मोहम्मद असलम साहब, इस इजलास के पूर्व रवा बिरादरम फयाज कुरैशी साहब, मुनीर अहमद जामी साहब, दीगर मेहमानान और मोहतरम साहिब इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले इस इजलास में देरी सी ताक़ीद से शिरकत पर मोज़र रखा हूं। यही ताक़ीद तो कुछ बाई से ताक़ीद भी था। अंदाजा नहीं था कि बेंगलुरु की ट्रैफिक में मैं ऐसे फंस जाऊंगा। बहरहाल हाज़िरे खिदमत हूं, माफी का खास्तगार हूं। हज़रात मोहतरम, ये इजलास इसलिए भी हमारे लिए अहम है कि हम अक्सर देखते हैं कि शोरा इकराम की ज्यादातर जिस तरह से तहनीत की जाती है, उन्हें एजाज दिया जाता है, नस्ल निगारों की तरफ हमारी तवज्जो बहुत ही कम होती। वजह यह है कि नस्ल निगारी को बहुत ही खुश्क मजमून समझा गया। अगरचे के जिस तरह समाज की इस्लाह में हमारी शायरी ने काम किया है, हमारे शोरा अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा नस्ल निगारों ने हमारी समाज की बुराइयों को, उनके मसाइल को न सिर्फ पेश किया है बल्कि उनका हल भी तलाश किया। ऐसे बीसियों सैकड़ों अफराद आपको मिलेंगे जिनकी नस्ल निगारी शायरी पर भी भारी पड़ जाती है। हसरत ने कहा था, जब से देखी अबुल कलाम की नस्ल, शेर हसरत में भी मजा न रहा। शर्त यह है कि हमारा जो नस्सार है, जो नस्ल निगार है, जो हमारे फनकार हैं, जो नस्ल में अपनी तख्लीकात पेश कर रही हैं, उनकी जबान ऐसी हो कि वो शायरी पर भी भारी पड़ जाए। मैं सबसे पहले मुनीर अहमद जामी साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने ऐसी रिवायत साथ से कायम की है। हो सकता है इससे पहले भी नस्ल निगारों की तहनीत की गई हो,
एजाज उनको बख्शा गया हो, लेकिन काफी अरसे से हम देख रहे हैं पूरे कर्नाटक में जैसा उनका हक था नस्ल निगारों का, वो हमने अदा नहीं किया है। और इसलिए मैं मुनीर अहमद जामी साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख्वाहिश करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के तकरीबात गाहे गाहे मुनक्किद होते रहे, ताकि हमारे स्टेट में जितने नस्ल निगार हैं उसमें हर तरह के मजमून निगार भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, नावल निगार भी हैं, तनकीद निगार भी हैं। उनके जौहर जो हम देख रहे हैं बिखरे हुए हैं, तो उनकी खिदमत का एतराफ भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज इस बल्न के रोए रवां हमारे सीनियर दोस्त, बुजुर्ग दोस्त फयाज कुरैशी है। मैं उनको भी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इनकी तहनीत कबूल की, और आप जैसे जब तक हमारे सरों पर हैं, हम चाहते हैं कि असातिज़ा हमारी आने वाली नस्ल को, चाहे वो शायर हों या नस्ल निगार हों, नावल निगार हों, तनकीद निगार हों, हमारी नस्ल की, नई नस्ल की परवरिश करे, उनकी तरबियत करे और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए। हज़रात मोहतरम, फयाज कुरैशी नस्ल के मैदान में जब से मैंने उन्हें पढ़ा है, ज्यादातर सालार में मैंने उनके मज़ामीन पढ़े हैं। मैं अफसाना निगारी पर बात करने का वक्त ही मैं कोशिश करूंगा कि इनकी नस्ल निगारी, जो उनके मज़ामीन जो सालार में शाया होते रहे हैं, और उन मज़ामीन में ज्यादा तवज्जो उन्होंने जिस मौज़ूआत पर दी है, उसका ताल्लुक हमारे समाज से, उसका ताल्लुक हमारी जबान से, उसका ताल्लुक हमारे मजहब से। ये तीन वो अहम मौज़ूआत हैं या इलाके हैं जिस पर फयाज साहब ने लिखा है, बहुत लिखा है, उम्दा लिखा है, जिसमें आप देखते हैं कि मुस्लिम माशरे की तालीमी मसाइल, इस पर ज्यादा तवज्जो है। इसलिए कि जो तालीमी मेआर है हमारे यहाँ, वो जिस तरह से गिर रहा है, और खुसूसियत उर्दू के हवाले से भी बात करूंगा अगर मौका मिले, तो उसका उन्होंने जिक्र किया है कि ये क्या मसाइल है, हमारे मसाइल, तालीमी मसाइल क्या है। इसलिए कि उनका ये मानना है कि जब तक हम और हमारे तलबा व तालिबात तालीम के जौहर से आरास्ता जब तक नहीं होंगे, उस वक्त तक वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इन्होंने मुख्तलिफ मसाइल का उसमें जिक्र किया कि हमारे मुस्लिम माशरे में खास करके इनकी तवज्जो जो है हमारे मुस्लिम माशरे की तरफ है, और उसके सारे बहुत सारे उन्होंने कहना चाहिए कि ये क्या असबाब गिरवाए हैं कि तालीमी मसाइल ने या तालीम में हमारे पीछे रहने की वजह क्या है। एक और उनका मसला है उर्दू के मसाइल क्या। ये बहुत अहम मसला है हम सब के लिए भी, कि हम हमेशा जब इन महफिलों में बैठते हैं तो हमने देखा है कि हम अपना रोना रोते हैं, असातिज़ा का रोना देते हैं, और फिर जो है उर्दू तालीम से क्या होगा, इससे रोजगार कितना मिलेगा, इस पर भी हम बहस करते रहते हैं। उन्होंने भी इसकी तरफ बहुत इशारे किए हैं। खास करके उनका मानना है कि जब तक हमारे असातिज़ा खुद पढ़कर अपने आप को काबिल नहीं बनाएंगे, वो अच्छी तालीम और तरबियत हमको दे नहीं पाएंगे। तो ये उनका सबसे बड़ा जो है कहना चाहिए, इल्जाम नहीं कहना चाहिए इसे, बल्कि उन्होंने निशानदेही की है कि हमारे असातिज़ा चाहे वो प्राइमरी हाई स्कूल के हो, हाई स्कूल के हो, कॉलेज के हो या यूनिवर्सिटी के हो, लेकिन उन्होंने ये भी कोशिश की है कि क्योंकि हमारी बुनियादी तालीम जो है वो बहुत अहम है, इसलिए कि इमारत की बुनियाद जितनी मजबूत होगी, उस पर आप एक पायदार मजबूत इमारत खड़ा कर पाएंगे।
اور یہی سب جگہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم خود اب اردو والوں سے سوال کیا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ اردو پڑھاتے ہیں اور آپ کے بچے جو ہے انگریزی تعلیم پڑھ رہے ہیں. یہ ہم کو ماننا پڑے گا کہ ایسا ہو رہا ہے. اور اس کے جواب میں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تعلیم کا نظام اتنا بہتر نہیں ہے. یہ کہنے کے بجائے کہ تعلیم کا انتظام بہتر نہیں ہے, انتظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی تو شاید یہ بہت اچھا ہوتا ہماری قوم کے لیے بھی, ہمارے قوم کے بچوں کے لیے. اس کی طرف جو ہے ان کے مضامین نے انہوں نے بار بار جو ہے اساتذہ کو, طلبہ کو اور والدین کی توجہ اس طرف دلوائی. ان کا ایک اور موضوع ہے مسلمانوں کی سیاسی حالت کیا ہے. دیکھیے آج جس دنیا میں, جس سماج میں ہم جی رہے ہیں, وہاں علم کے ساتھ ساتھ سیاسی اقتدار کی بھی بہت ضروری ہے. پولیٹیکل پاور جسے آپ کہتے ہیں کہ اگر پولیٹیکل پاور نہ ہو تو حکومتوں سے ملنے والی جو سہولیات ہیں ان سہولیات کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس ایسا کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے, رہنما نہیں ہے, تو آپ ان مراعات کو حاصل نہیں کر پائیں گے. اس لیے انہوں نے توجہ دلائی اپنے مضامین کے ذریعے سے کہ آپ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ سیاسی میدان میں کود پڑے ہیں. ہم چاہیں گے کہ اب ہمارے جو بزرگ اساتذہ ہیں یا بزرگ سیاستدان ہیں ان کی جگہ ہمارے آج کے نوجوان لے لیں. علامہ اقبال نے کہا تھا خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. آج وہ زمانہ آ گیا ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. ایک اور مضمون ہے ان کا, موضوع ہے وہ مذہبی مسائل. مذہب کے بھی مسائل ہیں ہمارے پاس, تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں مذہب کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں. ہم خرافات میں مبتلا ہیں, فرقوں میں بڑھ گئے ہیں, اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے. ایک ایسا نثر نگار جو درد مند دل رکھتا ہے, ظاہر ہے اس کے سامنے ایسے ہی موضوعات رہیں گے, وہ ایسے ہی موضوعات کو, اپنے خیالات کو صفحہ اقتباس پر اتارنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال جہاں سے بھی ان کے مضامین آپ پڑھ لیں, آج کے دور حاضرہ کے جو مسائل ہیں ان مسائل کا وہ ذکر کرتے ہیں. ان کے زبان کے بارے میں آپ کو کیا کہوں کہ زبان جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا قاری اس کو سمجھ سکے. سلیس اور عام فہم زبان میں بات کی جائے تاکہ بات دل سے نکلے اور دل میں پہنچ جائے. سر سید احمد خان نے جب تہذیب الاخلاق نکالا تھا تو اس میں یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ان ناچیز جو ہے رسالوں کے ذریعے سے اردو کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم نے ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ بات ہمارے دل سے نکلے اور سننے والے اور پڑھنے والے کے دل میں چلا جائے. اور یہی بات میں جب بھی ان کو پڑھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کے ہاں وہ فصاحت و بلاغت نہ صحیح لیکن بات اور ان کی زبان اتنی بہترین ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اسے ضرور محسوس ہوتا ہے. اس لیے یہ ایک اقتباس میں یہاں لکھ کے لایا ہوں, دوسرا کچھ میں یوں بتا رہا ہوں. میں خود بھی بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں. میں کہیں پڑھ رہا تھا تو مجھے کہا گیا کہ ایک کانفرنس ہوئی تھی, بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی مسلمانوں کی اور اردو والوں کی. تو اس کانفرنس میں فیاض قریشی صاحب نے ایک خطبہ دیا تھا. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو مجھے, غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے درست کرے آپ. ایک خطبہ دیا تھا اور اس کی صدارت جو ہے مولانا قاضی مجاہد اسلام کر رہے تھے. اور جب مجاہد اسلام صاحب جو ہے صدارتی خطبے کے لیے مائک پر تشریف لائے تو انہوں نے بہت سی باتیں کی اس کانفرنس کے تحت, لیکن فیاض قریشی کے خطبے کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے میں وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا. اس سے جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کی صداقت جو ہے اس خطبے کے چند جملوں سے بھی آپ کو مل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ فیاض قریشی کے خطبے میں مولانا ابوالکلام آزاد کا قلم, مولانا حسین مدنی کی تقریر کا انداز اور ذاکر حسین کا
जाकिर हुसैन के फिक्र अंगेज ख्यालात और मिल्लत का दर्द समाया हुआ है। ये मैं समझता हूं कि किसी बड़े आदमी का हमारे कर्नाटक के एक मोहतरम नस्ल निगार के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना कि जनूबी हिंदुस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अबुल कलाम आजाद जैसी नस्ल लिख सकते हैं, जिनके यहाँ मौलाना हुसैन मदनी का अंदाज मिल सकता है और जिनके फिक्र अंगेजी जो है, उनकी फिक्र जो है जाकिर हुसैन से अक्स की जा सकती है। बहरहाल ये बातें हैं उनकी शायरी से, उनके नस्ल निगारी से मुतल्लक। मैं तो कहता हूं कि मुसलमानों की पसमानदगी और बदहाली को देखकर मुसन्निफ का बेताब हो जाना फितरी बात है। फयाज कुरैशी साहब ने मुसलमानों के तालीमी ज़वाल का मुताला बड़ी संजीदगी से और गहराई से किया है और अपने मज़ाबीन में इसकी निशानदही भी की है और फिर उसके हल भी तलाश किया है। इनकी शख्सियत के बारे में सिर्फ यही कहूंगा, मैं एक शेर में उनकी नज़र करना चाहता हूं कि आपने भी देखा होगा, मैंने बारहा महसूस किया है कि फयाज कुरैशी साहब कम वो हैं, बहुत कम बोलते हैं, लिखते ज्यादा हैं, कम बहुत बोलते हैं। जब बोलते हैं तो काम की बात उसमें होती है। किसी ने ऐसे ही फनकार के लिए कहा था, ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर हो। मैंने जब इनको पढ़ा है तो मैंने महसूस किया, और ये कहीं मैं लिख रखा था इसको, मैंने समझा कि ये शेर इनकी नजर करना चाहिए। फयाज कुरैशी वो अदीब है जो खामोशी से अपना काम करता है, वो काम करने में अपना एतमाद, अपना ईमान, अपना यकीन रखता है। और बहुत सी बातें हैं मेरे कहने के लिए, लेकिन कि मैं खुद भी देर से आया हूं, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ताखीर से भी आए और बहुत वक्त भी ले लिया। नस्ल निगारी पढ़ी इनके, आपको शायद ही ऐसा कोई अदीब मिलेगा कर्नाटक का जो महीने में एक दो मज़ाबीन या एक अफसाना, एक मजमून सालार में जीनत पाता है और पढ़ते हैं। और धूप छांव में आपने भी देखा होगा कि बहुत से हमारे यहाँ लिखने वालों ने इनकी तहरीर की, इनकी मौज़ूआत की, इनके अंदाजे बयान की जो है तारीफ की है। मैं ये कह रहा था कि बात वो होती है जो दिल से निकले और दिल में पहुंचे। जिनसे मैं मुखातिब हूं वो जबान उनकी होनी चाहिए। तकरीर का तरीका तो यही है ना कि लिखने का भी तरीका ये, जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो गुफ्तगू उन्हीं के अंदाज में की जाए, उन्हीं की जबान में की जाए। शर्त यह है कि जबान दुरुस्त हो, फसी हो, बली हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन जबान का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, इकबाल ने कहा है। मेरी बात को इकबाल के शेर में बताना चाहूंगा कि अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गवास को मतलब है सतफ से के दुआत से। फयाज कुरैशी को मतलब है अपने मफहूम को दूसरे तक पहुंचाने से, और उसको पहुंचाने में वो कामयाब रहे। उसी तरह वो एक और सिंह के भी माहिर हैं, अफसाना, और अफसाने में भी जिंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात को बयान किया जाता है। वो मजमून ही का हिस्सा है। मजमून में किरदार नहीं होते हैं, लेकिन मुसन्निफ अपनी बात कह जाता है, और यही मफहूम, यही मौजू जब अफसाना बन जाता है तो उसमें किरदार निगारी भी शामिल हो जाती है, मुकादमे भी शामिल हो जाते हैं, मंजर निगारी भी शामिल हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा मौजू है ये जिस पर बात की जाती है, क्योंकि मैं खुद भी जो है अफसाना पढ़ाता रहा हूँ, नावल पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन ये मौका नहीं है। कभी इंशाल्लाह ऐसा मौका मिले कि फयाज कुरैशी के अफसाना निगारी ही पर बात की जाए तो उन पर भी बात की जा सकती है। लिहाजा इस मौके पर
میں اتنا کہتے ہوئے ایک اور مرتبہ آپ کو فیاض قریشی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. مبارکباد ان کو کیا دینا چاہیے, ہم اپنے آپ کو مبارکباد دینا چاہیے کہ ہم نے انہیں آج یہ اعزاز بخشا ہے. یہ اعزاز کی وجہ سے فیاض قریشی بڑے نہیں ہوئے ہیں, بلکہ فیاض قریشی کی وجہ سے اس اعزاز کو آج ایک وقت ملی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا اس موقع پر. اور آخر میں پھر ایک مرتبہ ہمارے منیر صاحب سے کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. منیر احمد جامی کی بھی ہم بات کیا کریں کہ وہ بھی خاموشی سے ہیری کی طرح کام کرنے والے, نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ کہا تھا غالب نے. اسی طرح سے اگر کوئی اردو کی خدمت کرنے والا معدود چند ہیں, اس میں ایک نام جو ہے منیر جامی کا بھی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے. ہماری قوم خدمات کا اعتراف نہیں کرتی. ہر میدان میں خدمات کا اعتراف کیجیے. جو لوگ سیاسی طور پر کام کر رہے ہیں ان کے خدمات کا بھی اعتراف ہونا چاہیے, جشن خدمات اعتراف ہونا چاہیے. جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی بھی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے. جو صحت کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی بھی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ خدمت کرنے والے کا حوصلہ بڑھے گا, اور وہ پھر آپ کے حوصلے کی وجہ سے, آپ کی ہمت افزائی کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے اپنے میدانوں میں کام کر سکے گے. انداز بیان گرچہ بہت خوب نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. حیدرآباد کبھی بنگلور, صرف میری خواہش پر آپ نے یہاں آنے کی زحمت گوارا کی ہے, مگر تاخیر ہی صحیح, مگر آپ آئے. بہرحال موقع سے آئے. جناب فیاض قریشی کے اظہار کے خیال کے بعد صدارتی خطبہ آپ ہی دیں گے. جناب فیاض قریشی سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں. میں خواہش کروں گا کہ اختصار سے کام لیں تو اچھا ہے, چونکہ اس کے بعد مشاعرے کا بھی آغاز ہوا جاتا ہے. صدر محترم جناب قاضی ضیاء صاحب, مہمان خصوصی ڈاکٹر خدیر ناظم شربر صاحب, جناب محمد اسلم صاحب, ڈاکٹر اقبال احمد شمشاور صاحب, اور زین اللہ بدین, مولانا محترم زین اللہ بدین صاحب, اور جاوید صاحب. السلام معزز حضرات و خواتین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں, شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ادارے محفل لٹریری اینڈ کلچرل آرگنائزیشن کے ذمہ داروں کا, خصوصی طور پر جناب منیر احمد جامی اور جناب نیاز الدین صاحب کا, جنہوں نے میری خدمات جیسی کچھ بھی رہی ہو, جو کہ اردو زبان, اردو ادب اور اردو دان معاشرے سے متعلق ہیں, ان خدمات کے پیش نظر محفل کے زیر اہتمام اس محفل کو سجایا اور مجھے اعزاز بخشنے کا اہتمام کیا, اور آج کی محفل ان کی کرم فرمائی کا ثبوت ہے. معزز حاضرین, اب جبکہ مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ملک کی آزادی کے بعد یہاں پر مسلمان برابر پچھڑتے جا رہے ہیں, اور یہاں تک پچھڑ گئے ہیں کہ سچر کمیٹی رپورٹ کے مطابق ملک کی سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی قوم میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایسا اس لیے ہوا کہ اسلام مسلمانوں سے صرف روپیہ, پیسہ, سونا, چاندی, زیورات وغیرہ کی زکوٰۃ طلب نہیں کرتا, بلکہ اس کے علاوہ ان کی ذات سے جس کا تعلق دل اور دماغ سے بھی ہوتا ہے اسے بھی طلب کرتا ہے. وہ اس طرح کہ جب ایک مسلمان اپنے بیوی, بچوں اور گھر کو سنوارنے کے لیے دل میں درد, جذبہ اور محبت کے ساتھ جستجو کرتا ہے, اس درد, اس جذبے, محبت اور جستجو سے تھوڑا حصہ ملک و ملت اور معاشرے کو سنوارنے, خوشنودی اور تعمیر کے لیے بھی وقت نکالے. مگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی آج یہ جذبہ مسلمانوں میں مفقود ہو گیا ہے. سچ تو یہ ہے کہ انسان کو جینے کے لیے روٹی ہی کی نہیں بلکہ عزت کی بھی ضرورت ہوتی ہے, مگر آج لگتا ہے کہ انسان کو جینے کے لیے ضروری روٹی کی نہیں عزت کی ضرورت ہوتی ہے, مگر آج لگتا ہے جیسے جینے کے لیے مسلمان کو روٹی ہی کافی ہے.
یہ اگر مل جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے، ورنہ معاملہ پریشان کن ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی قوم روٹی کے حصول کو اپنا نصب العین بنا لیتی ہے اور نصب العین سمجھ لیتی ہے تو وہ قوم کبھی عزت، چین، سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ ہاں، بالآخر وہ قوم مصیبتیں جھیلتے جھیلتے ایک دن حالات اور مسائل کے انبار میں دب کر بلکتے ہوئے دم توڑ دیتی ہے، یوں تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو کیا ہم مستقبل میں اس طرح کی تباہی کا شکار ہو جائیں گے یا پھر ہو چکے ہیں؟ اس کا جائزہ ہماری قیادت چاہے مذہبی ہو کہ سیاسی اسے لینا ہوگا، ورنہ ہم اس دلدل سے باہر نہیں نکل پائیں گے بلکہ ہاتھ پیر مارتے ہوئے مزید پھنستے جائیں گے۔ اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی قوم بحیثیت مجموعی اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم پر رحم نہیں کرتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ملک بھر میں رہنمائی اور دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب مسلمان بچے جس درد اور المناک دور سے گزر رہے ہیں، اس کے پیش نظر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگے چل کر یہ بچے ملک و ملت اور قوم کی بات ڈور سنبھال سک پائیں گے، جبکہ بگڑی ہوئی حالات سے نابلد نسل بن کر جوان ہو رہے ہیں، جبکہ یہ نسل کسی بھی قوم کے لیے دل کا مقام رکھتی ہے۔ ظاہر ہے جب نوجوان نسل بگڑتی ہے تو سارا معاشرہ بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ آج ہمارے درمیان یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وقت آواز دے رہا ہے کہ مسلم قیادت اس کا جائزہ لے اور نئی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جٹ جائے، ورنہ ہم اس ملک میں کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ کیا مسلمانوں کی اس گئی گزری صورتحال کے لیے ملک کی فرقہ پرست طاقتیں ذمہ دار ہیں؟ تو جواب یہی ہو سکتا ہے کہ ہاں ہی، مگر میں کہوں گا کہ اس دردناک صورتحال کے لیے جہاں ملک کی فرقہ پرست طاقتیں ذمہ دار ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم خود ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی سرخروئی اور کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، مگر ہم نے اللہ کی رسی کو تار کر ڈالا اور تار پکڑ کر لٹکنے لگے، اور نتیجے میں ہم گر رہے ہیں اور بری طرح گر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ غلط قیادت اور غلط رہنمائی کے سبب عقائد ہمارے اندر اس قدر قوی، مضبوط اور پختہ ہو گئے ہیں کہ وہ عقائد ہمارے ایمان پر حاوی ہو چکے ہیں۔ ایمان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مگر عقیدے پر انگلی اٹھ جائے تو آپس میں خون خرابے کے لیے بہت کافی ہے۔ اس کٹر پن کا نتیجہ ہے کہ آج مسجدیں ہمارے لیے اللہ کا گھر نہیں بلکہ مسلکوں کے گھر بن چکے ہیں، جو کہ مسلک کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ قرآن حکیم کے احکامات کے مطابق مسلمان اگر متحد نہیں رہیں گے تو ان کی ہوا نکال دی جائے گی۔ میں مسلمانوں اور آج اس ملک میں مسلمانوں کی ہوا نکل رہی ہے۔ ہماری حالت بقول شاعر لگا کے آگ درختوں میں اپنے ہاتھوں سے عجیب لوگ ہیں سایہ تلاش کرتے ہیں کسی ہو گئی ہے۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے پیشتر میں کہنا چاہوں گا کہ میرے مضامین ہو کے افسانے انہی خطوط پر لکھے ہیں۔ ملک و ملت اور معاشرتی پس منظر میں تحریر کے ذریعے اپنے خیالات، نظریات اور تاثرات کو آپ تک پہنچانے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس کا اندازہ آپ میرے مضامین اور افسانوں کو پڑھ کر ہی لگا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنی جگہ لوں، میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں جناب منیر احمد جامی اور نیاز الدین صاحب کا، جنہوں نے مجھے اعزاز بخشا، اور آپ سامعین کا جنہوں نے اس قدر جمع ہو کر میری حوصلہ افزائی کی، اور میرے تعلق سے جو بھی پڑھا گیا میں خصوصاً ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ ادا کرنے کی آپ کو ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں، چونکہ یہ ہمارا فرض تھا، ہم نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ من جملہ فیاض خورشید صاحب کی تحریریں سماج میں پھیلی بدعنوانیوں کو دور کرنے کے متعلق رہی ہیں۔ اب میں عبداللہ سلمان سے خواہش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عبداللہ سلمان۔
जनाब सदर, हमारे खुसूसी और सामने का फयाज कुरैशी की अफसाना निगारी और शख्सियत पर काफी गुफ्तगू हो चुकी है, और मैं इनकी शख्सियत पर पहले भी रोशनी डाल चुका हूं। इसलिए मैं खास इनके अफसानों पे थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। फयाज की अफसाना निगारी का आगाज 1947 में हुआ। इनका पहला अफसाना इंतजार है 41। इनका पहला अफसाना इंतजार है। इन्होंने जब पहला अफसाना लिखा तो उसकी इस्लाह के लिए ज़िया कर्नाटकी साहब के हुजूर पेश किया। उन्होंने बहुत पसंद किया और मशवरा दिया कि आपके अंदर एक अच्छा अफसाना निगार बनने की सलाहियत मौजूद है, आप आगे बढ़ें और इसको तर्क ना करें। चुनांचे फयाज कुरैशी ने इन बातों को संजीदगी से लिया और इस पर अमल पैरा हो गए, और आज वो एक अच्छे अफसाना निगार की हैसियत से पूरी रियासत में मशहूर व मारूफ है। इनका पहला अफसानी मजमुआ प्यासा शहर प्यासे लोग 1990 में शाया हुआ। इसके अफसाने अपने दौर में बेहद मकबूल हुए। इस अफसानी मजमुए के मुताले से अंदाजा होता है कि इस दौर के इंसानी मसाइल पर उनकी गहरी नजर थी। उन्होंने उनके मसाइल को अपने अफसानों में पेश किया। अफसाने के साथ साथ उन्होंने मज़ामीन भी लिखे। इनके मज़ामीन के मजमूए का नाम सामान सफ़र ताज़ा करे बहुत ही अहम है। इस पर बड़े बड़े असहाब कलम के तासुरात हैं, और ये किताब वाशिंगटन लाइब्रेरी के लिए मुंतखब भी हुई है। इस किताब को कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने भी बेहतरीन किताब का अवार्ड भी दिया है। आपका अदबी सफर जारी है और वक्तन फ़ौक्तन दूसरे मज़ामीन भी लिखते रहते हैं, जो मुल्क के मुताबिक रसायल जरायद में शाये होते रहते हैं। तालीमी बिदारी के लिए भी आपने बहुत कुछ लिखा है। कौम मिल्लत के मसाइल पर भी आपका कलम बहुत तेजी से चलता है। इनका एक अफसानी मजमुआ जीरो कैंडल बल्ब है, जिसमें तकरीबन 26 छोटे बड़े अफसाने हैं। सभी अफसाने अपने मौजू और मवाद के एतबार से अहम हैं। इसमें अमन का देवता, कौमी यकजहती और भाईचारगी के मौजू पर एक मुतासिर कुन अफसाना है। इस अफसाने का मरकजी किरदार एक गैर मुस्लिम नौजवान है जो फसाद के असल मुजरिमों को जानता है, इनके मकसद को जानता है, फसादियों पर इसी मकसद को जाहिर करने में वो कामयाब हो जाता है। इसके बाद फसादियों का सरगना उसे अपने गले लगाकर अपने घिनौने मंसूबे का अमली जामा पहनाने की कसम खाता है। इस तरह अफसाने का मरकजी किरदार अमन का देवता बन जाता है। एहसास की धूप, ये अफसाना भी फसाद ज़दा शहर के दरमियान घूमता है। इंतशार एक मिनी अफसाना है, लेकिन इसमें हवस के मारे इंसानों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। बेनाम रिश्ते, इस अफसाने में भी भाईचारगी का एक अच्छा सबक मिलता है। जीरो कैंडल बल्ब में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की रोजाना जिंदगी के वाकयात अफसाना निगार ने बड़ी महारत से पेश किया है। फयाज कुरैशी उर्दू अदब में एक जानी पहचानी हस्ती हैं। इनकी शख्सियत पर कई मज़ामीन भी लिखे जा चुके हैं। इन पर मज़ामीन लिखने वाले शख्सियात में सैयद हामिद, साबिक वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर बी शेख अली, साबिक वाइस चांसलर गोवा व मैंगलोर यूनिवर्सिटी, जनाब रियाज इम्तियाज, जनाब ज़िया कर्नाटकी, डॉक्टर आफाक आलम सिद्दीकी, जनाब सैयद तनवीर अहमद, डॉक्टर काजी ज़ियाउल्लाह और जनाब अजीज़ुल अजीज बिलगामी काबिल जिक्र हैं। फयाज कुरैशी को मुख्तलिफ मौके पर इनामात से नवाजा गया है, जिनमें कर्नाटक उर्दू अकेडमी बेंगलोर, रोजनामा सालार, रोजनामा पासबान गोल्डन जुबली अवार्ड, 2 मरतबा उर्दू अदब इस्लामी, उरूज अदब, बज़्म नज़मी, अंजुमन खुद्दाम अदब। इसके अलावा 3 मुख्तलिफ गवर्नरों से मुख्तलिफ मौक़ों पर अदबी समाजी खिदमात के इतराफ़ में एजाज से नवाजा गया है। आप 1 दर्जन से जायद इदारों के सदर, सेक्रेटरी और रुकन हैं। ऑल इंडिया रेडियो से आपके 40 से जायद अफसाने नश्र हो चुके हैं।
फयाज कुरैशी रियासत कर्नाटक के एक मशहूर अफसान निगार हैं। फयाज कुरैशी न सिर्फ रियासती सतह पर अपनी अदबी हैसियत मनवा चुके हैं बल्कि वो मुल्की सतह पर भी एक अहम अफसान निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। इनके अफसाने मुल्क के अहम रसायल और जराइद में शाये होते रहते हैं। फयाज कुरैशी ने जब अफसाना निगारी का आगाज किया तो सबसे पहले अपने गिरदोनवा के माहौल से मुतासिर हुए। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल को अपने अफसानों में पेश किया। उन्होंने अपनी कहानियों में न सिर्फ शहरी बल्कि देहाती जिंदगी के रस्म रिवाज, रहन सहन और दीगर मसाइल को अपने अफसानों में पेश किया। उनके अफसानों में महसूसात, तजुर्बात, मुशाहदात, नफ्सियात और एहसास के साथ साथ गहरे मुआशरती शऊर का एहसास होता है। कारी उनकी कहानी पढ़ते हुए इस चीज को महसूस करता है कि उन्हें तो पेश की हर चीज पर नजर है और इन सब की अक्कासी उन्होंने ऐसी खूबसूरती के साथ पेश की है कि हर तबके की जीती जागती तस्वीरें हमारी नजरों के सामने घूमने लगती हैं। फयाज कुरैशी की अफसान निगारी की खास बात यह है कि ज्यादातर आज के मुआशरे में घिरे हुए इंसानों की खुली खोखली और बेकैफ जिंदगी को मौजू बनाते हैं। उनके यहाँ यकरंगी है बल्कि उनके मौजूआत में उसातों और तनों भी पाया जाता है। फयाज कुरैशी अपने अफसानों में सियासी और समाजी निजाम की कमजोरियों और असली तकाज़ों सदाकतों को तख्लीकी फनकारी का जामा पहनाकर पेश करते हैं। उनके अफसानों का बुनियादी मकसद इंसानों की तकसीम और आपसी भाईचारे की मोहब्बत का दर्दनाक हाल बयान करना है। उनके अफसानों में इंसानों की शिकस्त खुर्दगी जिंदगी की तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं। जब हम उनके अफसानी मजमूए पर नजर डालते हैं तो हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत मिलते हैं। उनका बुनियादी मकसद हकीकत निगारी, जात की गहराई, अमन शांति वगैरह जैसे मौजूदात मिलते हैं। वो रोजमर्रा के वाकयात से खाका तैयार करते हैं और फिर दरमंदी से उन्हें अफसानों में पेश कर देते हैं। उनके अफसानों में किरदार निगारी का अगर जायजा लिया जाए तो राजेंद्र सिंह बेदी और प्रेमचंद से बहुत करीब नजर आते हैं। उन लोगों की कहानियां भी समाजी मसाइल की पेश घूमती रहती हैं। फयाज बेदी और प्रेमचंद जैसे अफसाना निगारों से मुतासिर रहे हैं। यही वजह है कि उनकी किरदार निगारी उनके हम पल्ला है। उनके अफसानों में समाज, जात, मुआशरा, सियासत, बेरोजगारी, सरमायादारी, गरीबी, जिनसी ख्वाहिशात के साथ साथ फरसुदा रसूमात, मजहबी ढोंग और ज़ईफ़ुल एतिक़ादी का भी तज़किया मिलता है। उन्होंने अपने अफसानों की जिंदगी से करीब लाने की कोशिश की है और इनमें वो कामयाब भी नजर आते हैं। इनकी इबारत में छोटे छोटे जुमले शामिल होते हैं। रवानी और सरासत उनके हर मजमून में पाई जाती है। उनके अफसानों में रोजमर्रा की बातें आम होती हैं। हर कारी चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा, उनके अफसानों को अच्छी तरह समझ लेता है। वो कलम और अल्फाज की अजमत को अच्छी तरह जानते हैं। कम अल्फाज में ज्यादा और मुकम्मल बात कहने की सलाहियत रखते हैं। उनके अफसानों में आम बोलचाल की जबान पाई जाती है। उनकी जबान का जहां तक ताल्लुक है, इसमें चाशनी, शगुफ्तगी और मिठास से या आम से मौजू को इस तरह के उसलूब में ढाल लेते हैं कि वो आफाकी बन जाता है। मुख्तसर जुमले उनके अफसानों की जान है और जो कुछ अपने के इर्द गिर्द देखते हैं इसे सफेद किताब पर उतार देते हैं। वो कारी को जहन में रखकर लिखते हैं और उसे अपने साथ लेकर चलते हैं। यही वजह है कि उनके अफसानों में मौजूदा दौर में जबान के से उनके अफसाने मौजूदा दौर में जबान के एतबार से बेमिसाल हैं। उनके अफसानों के प्लाट अमलन मरबूत और लचकदार होते हैं। वो अपने गिरदोपेश की जिंदगी से कहानी का प्लाट लेते हैं। यही वजह है कि हमारे रोजमर्रा जिंदगी के दरपेश मसाइल उनके अफसानों के मौजूआत होते हैं, जिसकी वजह से कारी की दिलचस्पी बरकरार रहती है। इसे अजनबियत का एहसास नहीं होता है। वहदत तासुर को उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ बरता है, जिससे उनके अफसाने हकीकत से बिल्कुल करीब नजर आते हैं। आखिर में मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि फयाज कुरैशी दौर हाजिर के एक नुमाइंदा अफसान निगार हैं, जिसके अफसाने उर्दू अफसान निगारी की रिवायत में इजाफे की हैसियत रखते हैं। शुक्रिया। अब्दुल्ला सलमान ने जनाब फयाज कुरैशी के अफसानों पर तबसरा किया और बहुत खूब तबसरा किया। थोड़ी सी तरतीब में फर्क पैदा हो रहा है। जनाब अतीब एजाज साहब हैदराबाद जा निकल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो अपना कलाम पेश कर दें। मैं ख्वाहिश करूंगा हमारे सदर साहब की इजाजत से कि आप एक चार शेर पढ़ना चाहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। बेहद शुक्रिया मोहतरम मुकाम मुनीर अहमद जामी साहब, आपने इस खूबसूरत
और मुतबर्रिक महफिल का मुझे हिस्सा बनाया। और फिर फैयाज कुरैशी साहब के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, चाहे शुमाल हो कि जुनूब हो, हर कोई नस्ल निगार की हैसियत से, अफसाना निगार की हैसियत से, एक बेहतरीन मजमून निगार की हैसियत से आपको, आपके नाम को जानता पहचानता है अखबारात के हवाले से। बहरहाल ये मौका तकरीर का नहीं, मुझे अपनी राह लेनी है, हैदराबाद के लिए रवानगी है, तो मैं गुजारिश किया था कि मुझे पहले मौका दे दें ताकि मैं बर वक्त अपने मुकाम पर पहुंच सकूं। तो मनखबती मुशायरा में 4 शेर मनखबत के पेश किए देता हूं। सदर मोहतरम से इजाजत, तमाम मकाबिरीन की मौजूदगी में। अनवर साहब, ये मासूम कितने वो सिकते पैगंबर हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर, थे मासूम कितने वो सिकते पैगंबर हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर, निदामत कुनाह है अभी तक वो खंजर, हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर। बहुत शुक्रिया। और न शाही, न मनसब, न दस्तार रुतबा, न हीरे, न मोती, यही आरज़ू है। न शाही, न मनसब, न दस्तार रुतबा, न हीरे, न मोती, यही आरज़ू है। बना लीजिए मुझको भी रोजे का नौकर, हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर। और शेर अर्ज करता हूं कि हमारा ये नया साल भी है मुहर्रमुल हराम का, कि दिले गमज़दा रोता है खून के आंसू, हुआ मंजरे करबला फिर से ताजा। दिले गमज़दा रोता है खून के आंसू, हुआ मंजरे करबला फिर से ताजा। बदलता है जब भी पुराना कैलेंडर, हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर। आखिरी शेर अर्ज करता हूं कि जरा चांद, सूरज, सितारे, शुआएं, खला, आसमां से कसम दे के पूछो। जरा चांद, सूरज, सितारे, शुआएं, खला, आसमां से कसम दे के पूछो, सितम तुमने देखा है ऐसा जमी पर, हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर। और मख्ताज के देता हूं कि जमी सुर्ख करके लहू से वो अपने दिया दर्स अत्यब तहम्मुल का हमको। जमी सुर्ख करके लहू से वो अपने दिया दर्स अत्यब तहम्मुल का हमको, रुलाती हैं यादें तुम्हारी ही अक्सर, हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर। बेहद शुक्रिया। शेर बोले तो 4 ही शेर पेश किया, 1-2-3 शेर और है। हजरत की इजाजत से एक शेर की फरमाइश है तो मैं पेश करता हूं कि न, बल्कि ये हुस्न मतला है, न भूलेंगे हम करबला का वो मंजर, हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर। न भूलेंगे हम करबला का वो मंजर, हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर। हजारों उधर हैं इधर हैं 72, हुसैन इब्न हैदर, हुसैन इब्न हैदर। बेहद शुक्रिया। तो अभी हम जनाब अतीब एजाज साहब हैदराबादी से उनका मनखबती कलाम समाअत कर रहे थे। आप इजाज़त चाहते हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से हमें नवाजा। मैं अतीब एजाज साहब का शुक्रगुजार हूँ। और सिलसिले को जारी रखते हुए मैं मेरे अजीज दोस्त जनाब फाजिल जिया जो कि इस जलसे के सदर हैं, ख्वाहिश करूँगा कि वो आए अपने तासुरात बयान करें। मैं शह नशीन पर तशरीफ फरमा मेहमानान और आज इस जलसे के रूह रवां फैज कुरैशी साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम
शुरा कराम और सामीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मुनीर अहमद जामी साहब मेरे लिए एक बड़े भाई की हैसियत रखते हैं, उनका हुक्म होता है तो हाजिर होना मेरा फर्ज है। आज मुझसे इतनी कोताही हुई कि वरना जब भी वो हुक्म देते थे मैं हाजिर हो जाता था वक्त पर। एक मीटिंग गया तो वहां पे व्हाइट फील्ड में 4 बजे खत्म होने वाली थी, थोड़ी देर आगे बढ़ी तो ट्रैफिक वगैरह की वजह से, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। हुक्म हुआ है कि एक बुलंद बाला शख्सियत और फनकार फयाज कुरैशी साहब जितने सादे सीधे नजर आते हैं उतने नहीं है। अपने अफसानों के और फन के हवाले से वो बहुत ही बुलंद बाला है। उनके अफसानों का मैंने मुताला किया है, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। यहाँ पे लबकुशाई करने से पहले ये मेरी खुशबख्ती समझिएगा कि मेरे असातिज़ा भी यहाँ मौजूद हैं। प्रोफेसर इनायत अमीन साहब हैं जो मुझे कॉलेज के दिनों में साइंस पढ़ाया करते थे। उसके बाद मिलन सर साहब, और आगे आइए तो डिग्री के दौर में आप मुझे उर्दू पढ़ाया करते थे, अब्दुल करीम तिमापुरी साहब उनके साथ। और यहाँ देखूं तो मेरे उस्ताद मोहतरम इकबाल अहमद शाहबाज साहब हैं जिनसे एमए में मैंने तालीम हासिल की थी। और इन तमाम के दरमियान जब वहाँ बैठा हुआ था तो यही सोच रहा था। और मैं खदीब नाजिम सरगियो साहब हैं जिनके साथ मुझे काम करने का इत्तेफाक भी हुआ कर्नाटक यूनिवर्सिटी में। इस पूरे मंजर में जब मैं बैठा हुआ देख रहा था तो 2 यहाँ पे याह्या नसीम साहब भी हैं और फयाज कुरैशी साहब हैं। इनके दौर के जो अफसाना निगार हैं वो तमाम याद आ रहे थे, यादें ताज़ा हो रही थी। यहाँ पे वो लोग एक अगर इसको यहाँ पे चूंकि कदीर नाजिम साहब का और अब्दुल्ला सलमान साहब के दोनों के मज़ामिन सुने तो तकरीबन फयाज कुरैशी साहब की जो फन है उसको उन्होंने पूरा एक जैसे कि मुख्तसर से मजमून में समो दिया है। उस पर तो ज्यादा तबसरा नहीं, बस चंद जुमले जो मैं महसूस करता हूँ उसे बयान करना चाहता हूँ। मैं चाह रहा था कि मेरे उस्ताद मोहतरम इकबाल अहमद शाहबाज साहब का भी मजमून सुनूं और सुन नहीं पाया। मेरी कम वक्ती कहूँ क्या समझू, जो ये है कम नसीबी है, लेकिन लेके मैं पढ़ लूंगा इंशाल्लाह। एक दौर है कि जब हम लोग देखते हैं तो मैमुना तस्नीम से हमारे यहाँ अफसाना नगारी का आगाज होता है और उसके बाद दूसरा दौर आता है मुमताज शेरियां और सलीम तमन्नाई वगैरह आते हैं। एक जो हम कह सकते हैं कि निशातुस्सानिया कह सकते हैं, उस दौर के लिखने वालों में फयाज कुरैशी साहब हैं, याह्या नसीम साहब हैं और फरहत कमाल साहब थे, काजी अनीसुल हक साहब थे। तमाम इनके जब आप अफसाने पढ़ेंगे तो ये अभी बता रहे थे कि इनके यहाँ फलां चाशनी है, फलां चीजें हैं, वो तो अपनी जगह है। लेकिन जब मैंने बाहैसियत एक तालिब इल्म इनके अफसानों को पढ़ा तो मुझे लगा कि इनका अपना एक अलग अंदाज है। वो अंदाज मौजू के हवाले से हो या जबान के हवाले से, तो इनके यहाँ किसी को भी लीजिएगा तो इनका अपना फन है। ये हमारी लापरवाही या कोताही है कि हम लोगों ने इनके फन को दूसरों से मवाजना करके रख दिया, इनकी जो खूबियां हैं उसे नहीं उभारा। मिसाल एक छोटी सी देना चाहता हूं, पैसा शहर पैसे लोग, इसके जो अफसाने हैं 90 में लिखे गए, उस वक्त तबसरा किया था मैं। इसकी जो मौजू है इसके इतने आफाकी हैं कि आज के दौर में भी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो प्यासा शहर है, प्यासा लोग हैं, तो इंसानियत के हवाले से हो या जो भी इंसानियत की मौजूआत हैं उसके हवाले से देखिएगा कि वो मौजू आज के दौर की तर्जुमानी करते हुए नजर आते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी फयाज कुरैशी साहब के अफसानों की यह है कि जिस दौर का कारी भी उसे पढ़े तो उसे लगता है कि ये मेरे अपने दौर की दास्तान है। ये सबसे बड़ी खूबी आपके अफसानों की है जो मैंने महसूस किया, चाहे वो जीरो कैंडल बल्ब का भी हो, उसके भी हम लोग हमारे यहाँ के अफसाने तकरीबन आज तक के मैं अगर देखूं तो 150-200 के करीब अफसाना निगार, लेकिन उनमें नुमाइंदा अफसाना निगारों में और ये जो चंद अब हमारे सामने है याह्या नसीम साहब के और आपके अफसाने जब जब पढ़ने को मिलते हैं, उनका एक अफसाना आज भी मेरे जहन पे, हमारे फयाज कुरैशी साहब का जहन पे ऐसे ही है, अब पछतावे तो क्या होता है अफसाना हो या उसका और एक अफसाना है उसके बाद का। तो ये अफसाने हैं
आज भी आप उसको किताब अगर आपके पास है तो प्यासा शहर खोल के पढ़िएगा, आज के हालात की बुनियाद पे आपको लगेगा कि हूबहू बहू पुरानी कहानी नहीं है, आज मेरी अपनी दास्तान है जो बयान की जा रही है। तो ये खूबियां बहुत कम अफसाना निगारों में मैंने देखा था। एक मौजू होता है जो उस दौर से या उस वक्त के हालात को बताता है, एक मौजू होता है जो हर दौर में आता है। हमारे अफसाना निगारों के खलील खावर जैसे अफसाना निगारों को हम लोग फयाज कुरैशी साहब, याया नसीम साहब, खलील खावर है, खाजी अनीसुल्लाह, ये तमाम अफसाना निगार आप लेंगे, और भी कई नाम है जहन में वक्त की तंगी की वजह से, यूसुफ आरफी साहब का नाम, तो इनको लेंगे तो इनकी अपनी एक अलग रविश है। मुमताज शरी के अफसानों को जब पढ़ेंगे तो उसकी एक रविश है। आप देखेंगे तो शुमाल जुनूब का फर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन शुमाल में जो आजादी की जिद्दोजहद को देखा गया था तो उसका इजहार था, एहतजाजी इजहार था उन अफसानों में। हमारे यहाँ चूंकि उसकी उतनी ज्यादा शिद्दत नहीं थी तो हमारे अफसानों में यहाँ पे एक इस्लाही पहलू निकला, लेकिन अफसानों में इस्लाही पहलू निकला तो उसके जो बाहिसियत एक समझिए कि फनकार के जो इन अफसाना निगारों ने तीसरे दौर के जो लिखा था वो अपनी जगह बड़ा ही मुनफरिद है। फयाज कुरैशी साहब की एक और खूबी, अगर बहुत सारी बेशुमार खूबियां ये है कि मकाल में इस दौर के, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा रहे फनकार, लेकिन फनकार को किरदार के अंदर अपने आप को उतार देना चाहिए, उसकी जबान को लिखना पड़ता है। अगर वो ना लिखे, उसकी अपनी मालूमात डाल दे तो लगता है कि किरदार चलता फिरता हुआ नहीं बल्कि फनकार की उंगली पकड़े हुए निकलता हुआ नजर आता है, चलता है। लेकिन फयाज कुरैशी साहब के अफसानों में किरदार अपने तौर पे रवा दवा नजर आते हैं, कहानी बहती जाती है। ये इसलिए है कि आपके अफसानों के जो मकाल में है किरदार की मुनासिबत से तखलीफ पाते हैं। ये फनकार की खूबी इसलिए है कि आप बड़े ही गहराई के साथ, बड़ी जरबीनी के साथ माशरे का मुताला किया है, जायजा लिया है, इसीलिए आपने ऐसे अफसाने लिखे हैं। और वो जो अफसाने हैं, मुझे पता नहीं क्यों प्यासा शहर प्यासे लोग के अफसाने हैं, तो उनमें जो मुझे एक तरह की मतलब वो जाज़बियत या उसके अंदर जो एक तासुर है वो अपनी जगह है, मैं बयान से बाहर है। जीरो कैंडिड बल्ब के अफसानों को अगर मैं मुआवजा करूं तो मैं कहूंगा कि प्यासा शहर प्यासा लोग, उसके अफसानों को चाशनी ही अलग मुझे लगी। और उसका उन्वान भी देखिएगा कि जो दोनों प्यासे, आज हर कोई प्यासा है। एक शेर याद आ रहा है कि एक बड़ा अच्छा शेर है कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएगी लाश, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल नहीं मिलता। ऐसे लोग बहुत हैं, मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन कोई जिसको भी देखा जाए तो कहता है कि मैं शरीफ हूं। हम लोग जिस दुनिया में जिस माहौल में पल रहे हैं, दोहरी शख्सियत का बहुत ज्यादा रिवाज है। मैं अपने आप को फरिश्ता समझता हूं, सामने वाले को गलत। तो ये जो परतव है दोहरी शख्सियत, उसका परतव भी आपके अफसानों में मैंने महसूस किया था। ये तमाम खूबियां हैं। वक्त बहुत मुख्तसर है। मैं मुबारकबाद देता हूँ नियाज अहमद साहब को, नियाजुद्दीन नियाज साहब को और मुनीर अहमद जामी साहब को कि आपने एक पहल की है हमारे ये अफसाना निगार जिनको हम भूलते जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि याद करें तो बहुत सारे उनकी खूबियां ही अपनी जगह। मुमताज शरी ने जो तकनीक का तनव्वु लिखा था, आज भी हवाले के तौर पर उसको पढ़ा जाता है। आप कोई भी हमारे अफसाना निगार के एक अफसाने को लीजिएगा, मैं पूरे चैलेंज से कहूंगा कि उनके अफसाने, उनको किसी का असर या परतव दिखाने की जरूरत नहीं है। उनके अफसाने अपनी एक इनफरादियत रखते हैं, जैसे मैंने कहा फयाज कुरैशी साहब का या इनका। तो ये अफसानों की खूबी है। मैं मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे फनकारों की यहाँ पे इज्जत अफजाई की गई है। मैं चाहता हूं कि जितने हमारे पास, हम लोग इनको दास्तान पारीना के तौर पर भूलते जा रहे हैं, इनकी याद दहानी के तौर पर हम लोग इनकी इज्जत अफजाई भी करें और इनके फन पर भी एक एक निशस्त होना चाहिए। अब इस दौर के जो अफसाना निगार हैं उसमें याया नसीम साहब हैं, तो चाहता हूं कि उन पर भी एक ऐसा एक तनकीदी
या एक ऐसा एक निशस्त हो जिसमें हम इन पर अफसानों पे करें, और खासकर हमारी रियासत के अफसानों की इनफरादियत ही को हम लोग किसी से मुआवजा किए बगैर उसकी तलाश करना, ये वक्त की भी जरूरत है, और क्या अहमियत है उनकी उसको दिखाना भी हमारी अहमियत है। मैं गुजारिश करता हूं कि नस्री नशस्तें ज्यादा से ज्यादा हों, चूंकि हमारे मुनीर अहमद जामी साहब अकादमी के मेंबर भी हैं और पहल भी की है अपने नए नए फनकारों की तरबियत के लिए, तो ये भी रखें जैसे खलील मामून साहब के दौर में हुआ करता था, अफसानों को देकर उस पर तबसरे के लिए उस सिलसिले को भी जारी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक और मरतबा मुझे जो मौका दिया गया है उसके लिए मुंतजमीन का, खुसूसन मुनीर अहमद जामी साहब का और नियाजुद्दीन नियाज साहब का और तमाम सामाइन का शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर काजी जिया साहब ने बड़ी अच्छी बातें हमारे सामने रखी। बहरहाल मैं आज के इस नशिस्त के पेश नज़र ये कहना चाहूँगा कि माशाअल्लाह मेरी और नियाज की जो मेहनत रही वो रंग लाई, कामयाब रही। यहाँ तमाम के तमाम जितने भी अहबाब फयाज कुरैशी के ताल्लुक से जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, उसकी रोशनी में मैं ये कह सकता हूँ कि जनाब फयाज कुरैशी की पूरी शख्सियत, पूरा फन ना सही, कुछ एक हिस्सा तो हम लोगों के सामने आया। हम लोगों ने ये जान पाया कि फयाज कुरैशी की शख्सियत क्या है, उनका फन क्या है। मैं अपने आप को इस एतबार से खुशनसीब समझूंगा कि मैंने जो इक़दाम किया उसमें मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। नियाज साहब भी मेरे साथ हैं, इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। 100% ना सही 10% ही सही, हम अगर कामयाब हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार फिर तमाम शहनशीं पर तशरीफ फरमा लायक क़द्र हजरात का शुक्रगुजार हूँ।